हम लोग कल के वीडियो से आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल देख रहे थे महादेवी वर्मा की कहानी नहीं कहेंगे, उसे रेखा चित्र कहेंगे। रेखा चित्र नीलकंठ के पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक देखा था उससे आगे के रेखा चित्र यानी इस संस्मरण को हम लोग देखेंगे। अभी तक महादेवी वर्मा हमें बता रही थी, महादेवी वर्मा जी, कि उन छोटे छोटे मोर के बच्चों को उन्होंने चित्रा यानी अपनी बिल्ली से बचाने के लिए अपने ही घर में, अपने ही रूम में जहाँ वे पढ़ा करती थीं उसी रूम में रख रखा था और उनके लिए उचित व्यवस्थाएं बना रखी थी। उसके आगे वो क्या कहती हैं, उनका रेखा चित्र हमें क्या बता रहा है, हम लोग आगे देखते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघरों के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। लेखिका बता रही हैं कि जब वे धीरे धीरे जो छोटे बच्चे थे मोर के, वो अब बड़े होने लगे और उनके बड़े होने से कमरे में अव्यवस्था फैल गई। यानी अब वो कमरे में इधर उधर भागा दौड़ी करते थे और उसकी वजह से कमरे की चीज़ें इधर उधर बिखरने लगीं और वे छोटे बच्चे उन चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाने लगे। करें लेखिका को बता रही हैं महादेवी वर्मा जी कि तब उन दोनों बच्चों को पकड़ के जहाँ पे उन्होंने बनाया था जाली, यानी उस जाली में दूसरे पक्षी भी रहा करते थे और कुछ छोटे छोटे जानवर जो शाकाहारी होते हैं जैसे खरगोश इत्यादि भी उसी में रहते थे। तो उसमें पहुंचाने के लिए लेखिका को बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि जो मोर थे उनके कमरे के आदी हो गए थे, यानी उसमें रहते रहते, उस कमरे में रहते रहते उन्हें अच्छा लगने लगा था और वो हैबिचुअल हो गए थे और उनको ऐसा लगता था कि यही कमरा ही मेरा घर है। तो लेखिका करीम बड़ी कठिनाई से उनको पकड़ के हमने उनकी सही जगह पर पहुंचाया, यानी जहां रहने के लिए उनको हमने जगह दी थी। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लेखिका करें कि नव आगंतुकों का अर्थ है नए आने वाले मेहमान, यानी कि नव आगंतुक यानी उस जाली में जहाँ पहले से कुछ पक्षी और छोटे छोटे पशु रहा करते थे। जब इन दो मोरों को उसमें डाला गया, मोर मोरनी को, तो वहाँ पर रहने वालों ने उनका स्वागत कुछ इस प्रकार के से किया जैसे किसी लड़की का विवाह हो और वो अपने ससुराल में पहली बार जाए और ससुराल वाले उसका जो स्वागत करें। उसी तरह से इन दोनों मोर और मोरनियों का स्वागत उस जाली में दूसरे पक्षियों ने किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। कहने जो कबूतर थे, जो लक्का, जैसे लेखा करे कि लक्का कबूतर जो नाचते रहते थे वो नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। लेखा करें कि मोर और मोरनी का स्वागत लक्का कबूतर ने गोल गोल उन दोनों के चारों तरफ परिक्रमा लगा करके और गुटर गूं की आवाज़ करके किया। यानी कबूतर खुशी से उनको देखने लगे और उनके चारों तरफ घूमने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। कहने जो खरगोश थे वो सभी खरगोश जैसे सभ्य व्यक्ति होते हैं और किसी का स्वागत करने के लिए कतारबद्ध यानी पंक्ति बना करके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। कहने ठीक उसी प्रकार के से खरगोशों ने एक लाइन बना ली क्रम से, यानी एक लाइन बना ली और गंभीर भाव से उनको देखने लगे, यानी उस मोर और मोरनी का परीक्षण करने लगे, देखने लगे कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। करें उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। कारण जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे जो उनके गोले के समान दिख रहे थे, वो खरगोश के बच्चे उन मोर मोरनी के चारों तरफ कूदने लगे जैसे बॉल उछलती है।
तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। कहने तोतों ने उनका स्वागत इस प्रकार से किया कि उनको एक आंख बंद करके दूसरी आंख से निरीक्षण करने के तहजीब में यानी सभ्यता में उनको देखना शुरू किया। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लिखा करे कि जब मैंने मोर और मोरनी को उस छोटे से चिड़ियाघर में पिंजरे में डाला तो ऐसा लगा जैसे इस पूरे चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो, यानी भूकंप सा आ गया। चारों तरफ सभी पक्षी और पशु अस्त व्यस्त हो गए। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब वे दोनों मोर के बच्चे उसी जाली में दूसरे पक्षियों के साथ रहने लगे और वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। लेखिका कह रही हैं कि कायाकल्प यानी उनके स्वरूप का परिवर्तन ठीक उसी प्रकार हो रहा था जैसे एक छोटा कीड़ा जिसे इल्ली बोलते हैं बड़ा होकर के तितली बन जाता है। लेखिका कह रही हैं कि छोटे में जैसे वो तीतर दिख रहे थे, धीरे धीरे बड़े होकर के मोर का स्वरूप धारण करने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। करें जो मोर यानी मेल पक्षी था, उसके सिर पर कलगी यानी उसके सिर पर जो मुकुट टाइप की निकली थी वो ऊंची हो गई। सघन यानी कंजस्टेड, वो घनी हो गई, ऊंची हो गई और उसमें मोर के कलर का चमकीलापन, ब्राइटनेस आ गया। चोंच अधिक बारीक, बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम यानी मुड़ी हुई। कह रहे हैं कि जिस प्रकार मोर की चोंच आगे से थोड़ी सी मुड़ी और पैनी यानी शार्प होती है, उसी तरह उस मोर की चोंच हो गई। गोल आँखों में इंद्राणी की नीलाभ श्रुति छलकने लगी। कह रहे हैं उसकी गोल गोल आँखों में इंद्राणी यानी नीले रंग का भाव दिखने लगा। मोर की आंखें नीली होती हैं और उनके पंख भी कुछ अलग कलर के होते हैं। कह रहे हैं वो सारे गुण धीरे धीरे उस मोर में छलकने लगे। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। मोरों के क्या होता है कि उनकी गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन में क्या होता है कि छोटे रोए होते हैं और वो कलरफुल होते हैं। जब वो गर्दन को मोड़ते हैं तो वो रोए भी मुड़ जाते हैं और धूप छाई यानी वो विभिन्न प्रकार के कलर का दिखाने लगते हैं। लेखिका भी कह रही है कि उसकी आंखें नीली हो गईं और उसकी गर्दन के जो रोए थे जो मोर की तरह होते हैं वो धीरे धीरे उठने और गिरने लगे। करें दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेख स्पष्ट होने लगे। दक्षिण वाम यानी दक्षिण की तरफ जो उसका वाम पक्ष था यानी दक्षिण वाला भाग था, पंखों सलेटी यानी मोर के पंखों के समान सफ़ेद और आलेख की तरह दिखने लगा। स्पष्ट होने लगा कि ये नर मोर है और ये मादा है। पूँछ लंबी होती चली गई और उसकी पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। मोर की पूँछ काफ़ी लंबी होती है। कह रहे हैं कि मोर की पूँछ धीरे धीरे लंबी होने लगी और उसकी पंखों पर चंद्रिका यानी चंद्रमा के समान अर्धगोलाकार इंद्रधनुषी कलर यानी सातों रंग की छटा धीरे धीरे प्रकट होने लगी। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। कहें रंग रहित उसके पैर जो थे बिल्कुल उसी तरह थे जैसे मोर के होते हैं और वो रंगहीन थे। कहें उन मजबूत पैरों ने उसको एक गति प्रदान की और वो गरिमा यानी उसका जो गर्व था बढ़ गया। करें उसका गर्दन ऊंची कर देखना, उसके विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुंगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं से जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। लेखिका कह रहे हैं कि उसकी गर्दन ऊंची करके देखना। मोर क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ऊंची करके दूर दूर तक देखने की कोशिश करते हैं। विशेष भंगिमा यानी विशेष एक्सप्रेशन, भंगिमा मतलब एक्सप्रेशन के साथ वे नीचे दाना चूंघते हैं।
फिर पानी पीते हैं और नज़रें टेढ़ी करके दूसरी क्रियाओं को और बातों को सुनते हैं। करें ये सब उसकी सुकुमारता थी, सौंदर्य था जिसका अनुभव किया जा सकता है, परंतु उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गति यानी स्पीड जो होती है, लेखक के अनुसार उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेख, मंथन गति आदि ने से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मोर का विकास हो रहा था उस तरह मोरनी का विकास तो नहीं हुआ, परंतु उसके अंदर भी मोरनी के लगभग सभी गुण उत्पन्न हो गए और उसके चलने, बोलने और इधर उधर घूमने की दिशा के भाव से प्रकट होने लगा कि ये फीमेल यानी मोरनी है। नीलाभ मतलब नीलापन लिए हुए ग्रीवा यानी गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने वाली मोरनी का नामकरण हुआ राधा। लेखक बता रहे हैं कि मोर का जो गर्दन थी नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रख दिया गया, और वो मोरनी जो हमेशा मोर के साथ रहा करती थी उसका नाम राधा रख दिया गया। कर मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखक करे हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि कब नीलकंठ जो उस समय सब पूरे चिड़ियाघर में सबसे बड़ा पक्षी था, उसने चिड़ियाघर की लीडरशिप अपने ऊपर ले ली, यानी वो सभी जानवरों का संरक्षण करने लगा, यानी सारे पक्षियों की देखभाल करने लगा, और सारे जो छोटे छोटे पशु थे खरगोश इत्यादि उनका राजा बन गया। करें सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है। लेकिन बता रही हैं कि जब सुबह होती तो वह सभी जानवरों को, सभी पशु पक्षियों को एकत्र करता और सेनापति की तरह आगे चलता हुआ उस जगह पर ले जाता जहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था होती थी, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। कहीं सब लोग खाना खाते रहते और वो मोर इधर उधर दौड़ दौड़ करके देखता रहता कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ रहा जो उन्हें नुकसान पहुंचा दे। करें किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। करें अगर किसी साथी जानवरों ने, किसी पक्षी ने, पशु ने आपस में झगड़ा किया तो मोर जो था अपनी चोंच से उन्हें दंडित करता था, और या किसी बाहर के जानवर ने उसके साथियों को परेशान किया तो वो उन्हें भी अपनी चोंच से पिटाई करता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। करें खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी शरारत करने पर वह उन्हें अपनी चोंच से उनके कान को पकड़ता और हवा में उठा लेता, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता। क्योंकि जब तक वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने न लगते, रोने न लगते, तब तक उन्हें वो हवा में लटकाए रहता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। लेकिन करें कभी कभी उसकी तीव्र चोंच से यानी तीखी चोंच से, पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों के कान में छेद हो जाता था, और उसे लेखिका कर्णभेदन संस्कार कर रही, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। लेखा कह रहे हैं कि परंतु कोई भी जानवर मोर को यानी नीलकंठ को क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। लेखा कह रहे हैं कि जिस प्रकार नीलकंठ ने कठोर नियम बनाए थे और गलती करने पर उन्हें दंड मिलता था, ठीक उसी प्रकार उसने सबसे प्रेम भी करना सीखा था, यानी सबसे वह असाधारण प्रेम करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों को छुआवल सा खेलते रहते थे। लेखा बता रहे हैं कि वो अपनी पूरी पूंछ को मोर फैलाकर ज़मीन में बैठ जाता और सभी पक्षी उसकी चोंच को छू छू करके भागने लगते।
ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। लिखा करें कि ऐसे ही कभी एक सांप था जो जाली में धीरे से घुस गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। करें जैसे ही सांप अंदर घुसा, सारे पशु पक्षी जो उस पिंजरे में रहते थे वो सब भाग भाग कर अपनी जान बचाने के लिए कोई ऊपर चढ़ गया और कोई बिल में घुस गया, परंतु एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था जो सांप की गिरफ्त में आ गया, यानी सांप ने उसे पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। सांप ने खरगोश को पीछे से पकड़ा और उसे पूरा का पूरा निगल जाना चाहता था, इसलिए आधा शरीर, खरगोश के बच्चे का आधा शरीर सांप के मुंह के अंदर था और आधा शरीर सांप के मुंह के बाहर था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। लिखा करें कि यद्यपि खरगोश के बच्चे का मुंह बाहर था, परंतु वो ज़्यादा तेज बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत भयभीत था और मौत के मुंह में था, इसलिए वो आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ वहाँ से काफ़ी दूर था और ऊपर झूले में लटका सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। करें कि जैसे ही उसने ची ची की मध्यम यानी धीरे धीरे आवाज़ सुनी, मंद स्वर सुना, वह पहचान गया कि अपना कोई साथी खतरे में है। वह अपने पंखों को जो फैलाए हुए था उसको समेटकर जल्दी से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया था कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। जैसे ही वो नीचे आया तो उसने देखा कि खरगोश को एक सर्प ने अपने मुंह में दबा रखा है। उसने सोचा अगर मैं सर्प के मुंह पर वार करूंगा तो खरगोश का बच्चा भी घायल हो जाएगा। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतनी प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। नीलकंठ ने क्या किया कि सांप को गर्दन के पास से अपने दोनों पैरों से दबा लिया, जैसे वह खरगोश के बच्चे को निगल न सके और वो सर्प इधर उधर हिल न सके। और फिर अपनी तीखी चोंच से यानी पैनी चोंच से उसकी गर्दन पर भयानक वार करने लगा, जिसकी वजह से सर्प अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। करें जैसे ही सर्प घायल हुआ, उसने खरगोश के बच्चे को छोड़ दिया, परंतु खरगोश का बच्चा इतना घायल हो चुका था कि वो ज़मीन पर गिर करके वहीं बेहोश होकर के पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। करें राधा जो मोर की साथी थी, वो उसने मोर की हेल्प करना उचित नहीं समझा। वो जानती थी, उसने शायद समझ लिया कि मोर नीलकंठ पूरी तरह से सक्षम है कि वो उस सर्प को सबक सिखा सके। तो उसने एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकाल करके घर के सभी लोगों को सूचित कर दिया। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। उस भयानक आवाज़ को सुनकर माली दौड़ता हुआ पहुंचा, उसके पीछे पीछे हम सभी लोग भी पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। करें नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए और जब वह सांप मर गया, तब सांप को छोड़ करके नीलकंठ उस खरगोश के बच्चे के पास गया और उसे अपने पंख से ढक लिया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने लगा ताकि ये फिर से स्वस्थ हो। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देकर समझ में आ जाता था। लिखा करें कि कार्तिकेय यानी शिव भगवान के बड़े पुत्र जिनका नाम कार्तिकेय है, उनका वाहन मोर है।
तो कार्तिकेय लेखिका करें कि कार्तिकेय यानी कार्तिकेय भगवान ने मोर को अपना वाहन क्यों चुना, ये हम आज इसकी शक्ति को देखकर समझ सकते थे। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। कवित्री कह रहे हैं कि मयूर यानी मोर कला प्रिय यानी नृत्य और गान का पक्षी है और वीर भी है, केवल हिंसा करना ही उसका स्वभाव नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। लेखक करे कि इसी वजह से मोर को बाज, चील आदि पक्षियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये पक्षी बाज, चील आदि ये केवल क्रूर यानी केवल और केवल संहार और क्रूर कर्म करते हैं। क्रूर का मतलब होता है निर्दयी व्यवहार ही करते हैं। परंतु मोर ने हमें वो क्रिया दिखाई कि वो चाहता तो छोड़ भी देता, परंतु उसने खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके सर्प को मार डाला, और उसके बाद खरगोश के बच्चे को स्वस्थ करने के लिए किस प्रकार से अपने पंखों को फैलाकर उसका उपयोग कर रहा था। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थीं ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। लेखिका कह रही है कि नीलकंठ में पक्षी होने के जो विशेषताएं थी वो तो उसमें विद्यमान थी, परंतु उसका मानवीकरण भी हो गया था। आज उसने मानवता के उस गुण को प्राप्त कर लिया जो मनुष्य में शायद नहीं था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय ताल रहता था। लेखिका करें जब बादल गरजते हैं और बारिश होती है तो मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। कहें इस नृत्य में वो सब कुछ शामिल था जो किसी कुशल नृत्य करने वाले यानी डांसर में होना चाहिए। सहजता थी, लय था, ताल थी, सब कुछ उसमें था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। कि मोर कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता, क्रम से घूम कर नृत्य करता और फिर किसी जगह पर रुक जाता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में एक विशेष छंद रहता था। देखा करें कि राधा जो नीलकंठ की साथी थी, मोरनी थी, वह नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु फिर भी वह एक इस तरह से नाचती थी कि वो एक छंद यानी एक सार्थक नृत्य कहा जा सकता था। वह नृत्य मंग नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी। कहन वो ऐसे करती थी, यानी जब मोर नीलकंठ नृत्य यानी डांस करने लगता था तो राधा यानी मोरनी क्या करती थी, उसके पंखों को एक साइड से छूती थी और भागती हुई दूसरे साइड से निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर चली जाती थी, दाहिने को स्पर्श कर बाईं चली जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था कि इस प्रकार वह इस काम में लगी रहती थी। और इस नृत्य को देख करके कोई भी ये कह सकता था कि मोरनी भी मोर यानी नीलकंठ का भरपूर साथ दे रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की कहानी देखेंगे।